नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। तो फिर लौट रहा है कोरोना। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे भोपाल से, क्योंकि यहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और 24 घंटे में 2 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 26 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरीजों की संख्या 3 पहुंच गई है राजधानी भोपाल में। तो लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो अब बढ़ता जा रहा है। 2 मरीज सामने आए, इससे पहले भी 1 मरीज कोविड का मिल चुका है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कोविड मरीज हैं, एक्टिव केस है, उनकी संख्या अब 3 हो गई है। कोरोना के नई वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी अब कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भोपाल में 26 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित पाए गए शख्स में एक की उम्र 58 साल तो दूसरे युवक की उम्र 23 साल है। दोनों ही नए केस ट्रेवल हिस्ट्री के साथ पाए गए हैं। दोनों संक्रमित कोरोना वैक्सीन की तीनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं। भोपाल में एक दिन पहले भी पहला केस मिला था। शुक्रवार को भी एक महिला संक्रमित पाई गई। नए केस आने के बाद भोपाल में संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर में भी कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों मरीजों को होम आइसोलेट करा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन पर नजर बनाए हुए है। देश में बढ़ रहे कोविड केस को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में कोरोना अलर्ट जारी किया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कुल 772 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों की जान भी गई। एक दिन के रिकॉर्ड में कोविड के ये सबसे ज्यादा केस हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा कोरोना के मामले केरल में रिकॉर्ड हुए। केरल में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान, कर्नाटक में कोविड से एक मरीज की जान गई है। देश में अभी कोविड के एक्टिव केस की संख्या 3420 पहुंच गई है। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना का कहर सभी ने देखा। इससे बचने की प्रिकॉशन जरूरी है, इसीलिए लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ एमसी मिश्रा साहब हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। इसके साथ साथ नीलम गुरबे हमारी संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। दुर्गेश कुमार संवाददाता इस वक्त जबलपुर से लाइव जुड़े हैं और जल्दी हमारे साथ रोशन वैद भी होंगे बिलासपुर से। लेकिन नीलम, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि राजधानी भोपाल में आज 2 नए कोरोना के मरीज मिले और इससे पहले भी एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। यानी कि भोपाल में एक्टिव केस है, उनकी संख्या अब 3 हो गई है और लगातार कोरोना का जो साया है वो मध्य प्रदेश पर अब मंडराता जा रहा है। जी शिवम, बिल्कुल। देखिए, कोविड के जो केस हैं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमने पहली दूसरी वेव के दौरान जो ट्रेंड देखा था, उसी तरीके का शुरुआती ट्रेंड जो है एमपी में देखने को मिल रहा है, जहां सबसे पहले केस इंदौर, उसके बाद जबलपुर और फिर भोपाल में सामने आया था। और अभी भी हमने देखा कि इंदौर में केस सामने आया, उसके बाद जबलपुर में मामले मिले और अब राजधानी भोपाल में भी जो है 2 दिन हो गए हैं केस मिल रहे हैं। सबसे पहले एक महिला जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो संक्रमित पाई गई। करीब 12 संक्रमित के जो है संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से एक सैंपल पॉजिटिव पाया गया। उस महिला के संपर्क में कौन कौन आए थे, ऐसे करीब 26 संदिग्धों के सैंपल लिए गए और उनमें से जो है 2 व्यक्ति यहां पर सामने आए हैं कोविड पॉजिटिव। दोनों की अगर हम उम्र की बात करें तो एक संक्रमित की उम्र 58 साल बताई जा रही है और दूसरे संक्रमित की उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ही वैक्सीनेटेड है। इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री निकली है। ये एमपी से बाहर से आए हुए थे। इनको सर्दी जुकाम जैसे कुछ सिम्टम्स थे। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन तीनों का ही जो है इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। ठीक है नीलम, मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, क्या है सूरत हाल जबलपुर का, जरा बताइए। वहां भी कोविड के मरीज मिले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि जबलपुर में भी कोरोना की एक महिला संक्रमित पाई गई है। नॉर्वे से वो महिला जबलपुर आई थी, तो इसके बाद उसे जब सिम्टम्स निकले तो उसने अपनी रिपोर्ट कराई, सैंपल कराया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव निकली है। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि नॉर्वे से जब महिला आई तो जबलपुर आने के बाद वो किन किन लोगों के संपर्क में आई, उसके परिवार में किन किन लोग थे, कौन कौन वो लोग थे, ये एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। क्योंकि देखिए, जो मरीज पॉजिटिव मिल जाता है उसका इलाज तो संभव है, लेकिन वो मरीज नहीं मिल पाता जिससे वो संक्रमित हो चुके हैं कई मरीज।
ये ही एक सबसे बड़ी चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग में का रहता है कि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रहती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है निकालना, क्योंकि इसके पहले जो हमने कोरोना के सिम्टम्स देखे हैं, कोरोना की लहर देखी है, उसकी तरीका बढ़ने का यही था कि एक व्यक्ति यदि एक परिवार में संक्रमित निकल आया, उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई, तो वो जितने दिन तक ठीक अस्पताल है, संक्रमित मैं होने के दुर्गेश बाद आऊंगा जितने आपके दिन तक पास। हमारे अस्पताल नहीं साथ गया। पूर्व डायरेक्टर दिल्ली एम्स के एमसी मिश्रा साहब हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि JN.1 जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, उससे दहशत है पूरे देश में, लोग डरे हुए हैं, मरीज सामने आ रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगा सर, JN.1 एक ऐसा वेरिएंट है और ये कितना घातक हो सकता है भारतीयों पर? देखिए, इससे सबसे तो मैं पहले सब सुनने वालों को, आपके जो चैनल को सुन रहे हैं इस समय, मैं सबको धैर्य रखने के लिए कहूंगा और इससे किसी को भी बहुत अधिक आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। JN.1 सब वेरिएंट है। ये केरला में पहला केस इसका मिला हमारे यहाँ, और ये जो एक और वेरिएंट है उसका डिसेंडेंट, उसका वेरिएंट है BA.2.86 का। और ये ओमिक्रॉन, जो आपको मैं एक वर्ष पहले ले जाऊंगा, पिछले वर्ष जब दिसंबर जनवरी में भी ओमिक्रॉन का सर्ज हुआ था इसी प्रकार से, और ये सर्दियों में होता ही है क्योंकि म्यूटेशंस जो हैं, बदलाव इनके चरित्र में होता रहता है। जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होते हैं वो फर्क हो जाते हैं, और ये अवश्य जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये डॉज करता है, उसको ये जिसको हम कहते हैं कि इम्यून इवेजन अंग्रेजी में, वो करता है। ये WHO ने भी इसको अभी फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा है। तो इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और जिस प्रकार से जो एहतियात पेंडेमिक में लिए जा रहे थे, अच्छी बात है, उसकी तैयारी करके रखें। लेकिन कोई इतना इसका पेंडेमिक के तरह बढ़ने की संभावना नहीं होगी। अवश्य ये तो टेस्टिंग हुई है, उनका पता लगा है कि 700 केस है या 600 केस है, लेकिन केसेस इससे अधिक हो सकते हैं हमारे बीच में, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के भी और जो कोविड है उसके भी, और दूसरे जो वायरसेस हैं, जो अननेम्ड वायरसेस हैं, उनके भी केसेस हो सकते हैं हमारे बीच में। अच्छी बात यह है कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन इसको, जो वैक्सीनेशन हमारा हुआ है पिछले 3 वर्षों में, उससे मिलता है। कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे आपकी स्टोरी में भी था कि जिन दोनों रोगियों को पता लगा है भोपाल में, उन दोनों को टीकाकरण हुआ है, फिर भी हो गया, तो उसका उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें इनको कोविड का जो रोग है वो गंभीर नहीं होगा। और लोगों को करना ही है, क्योंकि विवाह का ये मौसम है, विवाह भी खूब हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, लोग बाहर जा भी रहे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं। तो अपना बचाव करें जितना कर सकते हैं, और उसके अलावा मास्क का फिर से सजेशन है। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे उत्तर भारत में, मध्य भारत में भी एक ये प्रदूषण एक बहुत बड़ा हमारे हम सबके लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है, तो प्रदूषण से भी बचाव होगा उसको, मास्क को लगाने से। और जिनको भी इसके लक्षण होते हैं, बुखार का आना या मांसपेशियों में दर्द का होना, या किसी की स्मेल चली गई, या किसी को लूज मोशन हो गए, पेट में दर्द हुआ, या और कोई है, तो उसका तुरंत उपचार करें, सलाह लेके किसी भी चिकित्सक की। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कोई पेंडेमिक की तरह डॉक्टर साहब, का आप कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, और जो पहले दौर में हमने देखा कि कोविड की एक के बाद एक लहरें आई थी, वो लहर जैसी स्थिति इस बार इस सब वेरिएंट से नहीं आने वाली है, पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल, ये ठीक बात है कि उस तरह की लहर वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, केसेस जो रोगी हैं कोविड पॉजिटिव के, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है, अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कोविड का वायरस, हम लोग आपके साथ चर्चा करते रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में, उसमें हमेशा यही बात रही है कि देखिए, वायरस तो हमारे बीच में मौजूद है, और उसमें ऊपर नीचे बढ़ोतरी हो सकती है। अब सर्दियों में हम सबको पता है कि तरह तरह के वायरल संक्रमण होते हैं। आप देखिए, जून से लेके नवंबर, पहले 2 सप्ताहों तक डेंगू का प्रकोप रहा, चिकनगुनिया का प्रकोप रहा, मलेरिया भी हुआ, टाइफाइड वगैरह भी हुए बरसात में, और
जैसे ही सर्दी यानी और डॉक्टर साहब बढ़ना पिछली शुरू लहरों होती में है हमने तो देखा डेंगू कि समाप्त हो ओमिक्रॉन जाता है। डेल्टा जब जो ऐसे वायरस आए थे इसके म्यूटेशन कोविड के, उतना घातक नहीं रहेगा ये JN.1 जितने पहले के बिल्कुल वेरिएंट रहे यही हैं। जो रिपोर्टिंग ज्यादातर हो रही है कि हम्म। लक्षण इसके माइल्ड हैं, ठीक है। उतना गंभीरता नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है, हाँ। वरिष्ठ नागरिक हैं या हम्म। बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी तक पूरा प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी हुई है शरीर में, और हाँ। जिनका किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उनका इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि वो इम्यूनिटी कम करने की दवाई लेते हैं। तो ठीक है मिश्रा साहब, मैं कैंसर आऊंगा की आपके किसी पास। को हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त बिलासपुर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ रोशन वैद्य। रोशन, बिलासपुर में स्थिति क्या है? कितने कोविड सैंपल्स की जांच हर रोज हो रही है और कितने मरीज निकल के सामने आ रहे हैं, और तैयारियां कैसी हैं स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले एक कोरोना जो पॉजिटिव आने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है वो बैठक ली थी और कोरोना को लेकर जो है एहतियातन व्यवस्था जो बनाने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट अलर्ट में है। और बिलासपुर की मैं अगर बात करूं तो बिलासपुर में फिलहाल एक ही मरीज अभी 2 दिन पहले जो निकल कर सामने आया था, जिसकी जांच होने के बाद जो है उसके जो सैंपल है वो रायपुर के लिए भेजा गया, जिसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिला है, जेएन जो हम कह रहे हैं कि जेएन वेरिएंट हो सकता है, अंदेशा जो लगाया जा रहा है, एहतियातन उसको लेकर जो है अलर्ट पूरे अस्पताल में जारी किया गया है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो। जो सरकारी अस्पतालों में जो है 10-10 जो बेड है उसकी व्यवस्था की गई है, वहीं जांच जो है जांच भी बढ़ाई गई है। यानी रोजाना कि से पहले बिलासपुर में भी स्वास्थ्य 100 विभाग ने टेस्टिंग की जा प्रशासन रही ने थी, अब तैयारियां जो जो है है वो 200 से माकूल ज्यादा कर जो रखी है वो हैं। टेस्टिंग की पूर्व जा रही है। डायरेक्टर हालांकि विलियम्स के हमारे साथ रोशन एमसी मिश्रा साहब भी हैं। मिश्रा साहब, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, देखिए दिसंबर का महीना जाने को है, जनवरी का महीना आने को है, और इस दौरान ठंड बहुत होती है तो लोगों को सर्दी जुकाम लगना, नाक बहना, इस तरह की आम चीजें, खांसी आना होती रहती हैं, और यही कोविड के लक्षण हैं। तो लोग कैसे फाइंड आउट करें कि साहब कोविड भी हो सकता है, उनको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, या फिर ये नॉर्मल सिम्टम है सर्दी बुखार के, जुकाम के, कैसे पता चलेगा उनको, और कब किन परिस्थितियों में उन्हें कोविड जांच करानी चाहिए? हाँ, देखिए मैं ये मानता हूँ कि वायरल संक्रमण हम लोगों के बीच में है, और उसके केसेस पीछे 2 महीने में भी बढ़ते घटते रहे हैं। काफी लोगों को वायरल संक्रमण हुआ है, और वो किसी को एक जने को भी घर में होता है तो सबको होने की आशंका रहती है। कोविड का टेस्ट करा लें तो भी ठीक है, नहीं कराएं तो उसमें इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि उसका जो उपचार है वो कोई फर्क नहीं है। अगर तेज बुखार है तो उस बुखार को कम करना है, अगर किसी को सिर में दर्द है तो उसकी दवाई लेनी है, तो और उसमें सबसे सुरक्षित जो दवा हम लोग मानते हैं आजकल वो है पैरासीटामोल, उसका प्रयोग करें। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी आयुर्वेद और हमारी आयुष मिनिस्ट्री के जो सुझाव हैं उनका अनुपालन किया जा सकता है। इसके अलावा फल सब्जियों का प्रयोग, आजकल सर्दियों में अच्छी फल सब्जियां ताज़ी आ रही हैं, उसका प्रयोग करें। साथ में गर्म पानी पिएं, अपना जी। वो ठीक से रखें, खाना अपना ठीक से खाएं, थोड़ा सा लोग व्यायाम करें अगर किसी को संक्रमण नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सब करेंगे तो अधिकतर लोग कोविड में भी, अगर आप पूरा देखिए मृत्यु दर कितनी रही है पूरे कोविड पेंडेमिक में भी, 1.18% मृत्यु दर रही है। तो अधिकतर लोग 99% लोग बिना किसी दिक्कत के इससे ठीक हो जाते हैं। कोविड है तो भी कोई भी दूसरा वायरल संक्रमण है उससे भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी एकाध व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है, और अगर वो है तो अवश्य वो चिकित्सक से परामर्श नहीं, लें। पहले कहा जा रहा था डॉक्टर साहब कि कोविड एक बार जब हो जाता है तो पोस्ट कोविड जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत घातक होते हैं, लंग्स कई बार डैमेज हो जाते हैं, इसके साथ साथ शरीर के जो अन्य जो ऑर्गन हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। यानी कि पोस्ट कोविड व्यक्ति को अगर कोविड होता है तो ये जो वेरिएंट जो है JN.1, तो उस पर क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, या फिर वो भी उसके लिए भी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, कोई ठीक हो जाएगा? इसमें मैं यही कहूंगा कि जिनको टीकाकरण हुआ है उनको संभवतः जो कोविड का रोग होगा भी तो कम गंभीरता का होगा,
जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वजह से कम है, उन लोगों को ज्यादा एहतियात लेने की आवश्यकता है और अपना जो प्राणायाम वगैरह है वो करें घर में, योग। तो आपके लंग का जो कैपेसिटी है वो अच्छी बिल्कुल, रहेगी, प्राणायाम करें, ऑक्सीजन योग करें कैपेसिटी। और सेहतमंद रहें। इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन बहुत जरूरी है। नीलम के पास जाऊंगा भोपाल में। नीलम, हालांकि एमसी मिश्रा साहब कह रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, चिंता की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर भोपाल में, मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? अगर पिछले जैसे हालात बनते नजर आते हैं तो क्या तैयारियां माकूल हैं? स्वास्थ्य विभाग जो है अब अपनी तैयारियों में जुट गया है। जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की, उसके बाद तुरंत ही मध्य प्रदेश के हेल्थ विभाग और एनएचएम ने जो है सभी जिला कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को, उसके साथ ही जो शासकीय सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनके डीन को एडवाइजरी आगे जारी करते हुए एहतियात बरतने के जो है निर्देश दे दिए थे। और यही वजह रही कि लगातार अब जो है सैंपलिंग पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम भोपाल में व्यवस्थाओं की बात करें तो भोपाल में इस वक्त करीब 15,000 बेड हैं जो कि कोविड के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 3,500 वेंटिलेटेड सपोर्ट बेड है, 4,500 से ज्यादा का डॉक्टर्स का स्टाफ पूरी तरह से ट्रेन है और साथ ही 2,500 का पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी जो है तैयार किया गया है, ताकि अगर जिस तरह से हमने देखा था कि दूसरी वेव में जब वैक्सीनेशन चल ही रहा था पर एकाएक जब वेव आई और हावी हुई तो लोगों को समझ में नहीं आया, स्वास्थ्य विभाग को समझ में नहीं आया, पर तीसरी वेव के आने के पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और इसी तरह से जो है JN.1 को देखते हुए भी तैयारियां की गई है। हालांकि बात अब भी यहाँ पर अटकी है कि एमपी में जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर के उतना काम नहीं हो पाया है। कुछ एक ही लैब है जहाँ पर जीनोम सिक्वेंसिंग की व्यवस्था हो पाई थी, पर अब भी जो है वहाँ पर उसे शुरू नहीं किया गया है। जो संक्रमित भोपाल में सामने आए हैं उनमें से 2 सैंपल्स को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पुणे भी भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर पूरे अगर हम स्टाफ की, मशीनों की, दवाइयों की बात करें तो वो तैयार है, पर व्यक्ति किस वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित हो रहा है इसे लेकर अब भी एमपी में व्यवस्था नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि JN.1 अगर हावी होता है तो क्या जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए अब जाकर स्वास्थ्य विभाग कुछ काम कर पाता है? नहीं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मशीन लग चुकी है, पर जो केमिकल सिक्वेंसिंग के लिए ठीक है, जरूरी यानी कि होता कहीं है ना कहीं उसकी नीलम ये है उपलब्धता कि अभी मध्य देखने को प्रदेश में, नहीं मिल भोपाल रही में है। जीनोम सीक्वेंसिंग की इसके कमी है अलावा और अगर इसी के हम बात चलते आने वाले समय में दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब सरकार को स्थापित करनी चाहिए थी। दुर्गेश हमारे साथ हैं जबलपुर से। दुर्गेश, नॉर्वे साई महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, क्या प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की? तो उनका जो कॉन्टैक्ट में जो लोग आए थे उनकी कोविड जांच की गई, उनका सैंपल लिया गया, क्या कुछ अपडेट उसका फिलहाल अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अच्छी बात यही है कि जो नॉर्वे से महिला पॉजिटिव आई थी वो भी पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी कॉन्टेक्ट की बहुत लंबी नहीं निकली है। परिवार के लोगों को जरूर क्वारंटाइन कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, लेकिन सैंपलिंग की जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि देखिए एंट्री तो हो चुकी है कोरोना की, अब इस एंट्री को ज्यादा ना फैलने दे इसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है सैंपल का कलेक्ट करना, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म्स और सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट होते हैं वहां से ही संक्रमण जो है तेजी से आता है, क्योंकि केरल में आया, केरल के बाद फिर बाकी राज्यों में फैला, मध्य प्रदेश में आया, तो ये आया कहीं ना कहीं का रेलवे के माध्यम से आया या फिर हाईवे या फिर यूं कहें कि जो हवाई जहाज होते हैं या फ्लाइटें होती हैं वहां से, क्योंकि लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल हिस्ट्री उनकी निकलती है और फिर वो रास्ते में जब खांसते हैं या उनसे ज्यादा संक्रमण फैलता है तो फिर आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं। तो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर अभी से तैनाती हो जानी चाहिए थी, जो अब तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जब उन्होंने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि अभी दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सैंपल लिए जाएं, तो इसकी वेट किया जा रहा है। लेकिन बात केवल वही है कि अगर एंट्री हो चुकी है तो फिर ये और ज्यादा ना फैले, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि देखिए संक्रमित मरीज का इलाज करना आसान है, क्योंकि अब हमें कोरोना से कैसे लड़ना है इस बात की जानकारी हमें मिल गई है। स्वास्थ्य महकमा तैयार है, दवाइयां तैयार है, बेड तैयार है, ऑक्सीजन तैयार है, लेकिन इसे फैलने नहीं देना है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, अगर ये फैलेगा ही नहीं तो फिर इन तमाम चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक बात है, अगर तेजी से फैलेगा तो फिर तेजी से अस्पतालों में भर्ती होगी, तेजी से नहीं फैलेगा तो फिर लोग घर में ही, अगर संक्रमित होती भी है तो घर में ही ठीक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा संक्रमण तेजी से नहीं फैलेगा, इसे रोकने के लिए बड़ी चुनौती है और यही स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं यहाँ पर लचर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तेजी से सैंपलिंग होना चाहिए थी, जिस तेजी से लोगों को सैंपल कलेक्ट होने चाहिए थे, वो अभी नजर नहीं आ रहे। जब कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई थी तो उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये बात कही जा रही थी कि साहब बूस्टर डोज की भी जरूरत लगती है लोगों को। कुछ जानकर बताते हैं कि
कोविड की जो दोनों डोज हैं उसकी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो उसकी जो वैलिडिटी है अंदर, जो उसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का, वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, तो बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये मान के चले कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है उन्हें बूस्टर डोज लेना जरूरी है? आने वाले जितने भी इसके सब वेरिएंट या इस तरह के देखने को मिलते हैं नए वेरिएंट, तो हाँ नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी भी चल ही रहा है। भारत में लगभग जो टोटल डोजेस लगी हैं 220 करोड़ से अधिक लग गई हैं, 221 करोड़ के आसपास, और अभी भी लोग लगवाते हैं। और ये हम लोगों का आकलन था जब टीकाकरण शुरू हुआ था, और फिर जब काफी उस पर डोजेज लग भी गई थी, कि संभवतः जिस तरह से हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है प्रतिवर्ष लगवाएं, और तो हो संभवतः हो सकता है कोविड के लिए भी ये जो रिकमेंडेशन है, सुझाव है, ये आ सकता है आईसीएमआर से, या जो इसकी कमेटी सरकार की बनी है जो इस सारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को देखती है, डॉक्टर एनके अरोरा, विनोद पॉल साहब के अंतर्गत। तो अभी तक लेकिन इस पर कोई परामर्श आया नहीं है, इस पर कोई सुझाव आया नहीं है कि क्या अब हम लोगों को, जैसे हमने जब ली थी तो हमें लगवाए हुए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, क्या हम लोगों को इसको फिर से लगवाने की आवश्यकता है? इस पे अभी कोई सुझाव, कोई रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि और लगवाने का तभी लाभ है कि जो भी न्यू वेरिएंट्स, क्योंकि वेरिएंट इन्फ्लुएंजा के भी हर वर्ष बदलते रहते हैं, तो वो जैसे क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होती है, अब इसमें क्या इस तरह की वैक्सीन आएगी जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट भी हो, डेल्टा वेरिएंट का भी थोड़ा सा वो हो, और दूसरे जो वेरिएंट थे उनका भी हो। क्योंकि आरएनए वायरस की समस्या ये है कि ये म्यूटेशंस तो लगातार होते हैं, होते रहेंगे, और नए नए वेरिएंट संक्रमण करते रहेंगे, लेकिन अब वो जो पेंडेमिक वाली अवस्था है वो संभवतः हम लोग नहीं देखेंगे। और ये जो अभी बढ़ोतरी हो रही है केसेस की, ये मुझे लगता है कि मध्य जनवरी तक ये कम हो जाएगी। अभी चूंकि नए वर्ष के प्रोग्राम होंगे, और क्रिसमस का भी कल है, सेलिब्रेशन चल रहा है, जो बाजारों में भी थोड़ी भीड़ भाड़ है, विवाह भी हो रहे हैं, इस दौरान अधिक होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सर्ज देखने को मिलेगी। लेकिन इससे कोई बहुत विशेष पैनिक नहीं करना है, केवल अपना बचाव करना है जितना कर सकें, और यदि संक्रमण हो ही जाए तो अपने को आइसोलेट कर लें, आराम करें, और जो भी परामर्श अपने प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने के हैं उनका अनुपालन करें। और मैं समझता हूँ इस पर काफी जानकारी उपलब्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी, मंत्रालय की तरफ से भी, और आप सबके माध्यम से भी। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इससे भी लोगों को अवश्य कुछ लाभकारी जानकारी मिलती ही है। मिश्र साहब, पहले मास्क को लोगों ने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था, मास्क लगाना और बार बार शाम को काढ़ा पीना, इस तरह की चीजें, इम्यूनिटी बूस्टर जो चीजें हैं वो खाना, लेकिन क्या दोबारा से इन सब चीजों की नौबत आ गई है? लोगों को मास्क लगा के घर से निकलना होगा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे? मास्क तो अपना एक रूटीन बना ही लेना चाहिए हम सबको। जहाँ भी, जैसे हम लोग भी जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे जब किसी रोग ओपीडी में पेशेंट देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, और काफी पेशेंट्स भी मास्क लगा के स्वतः आते हैं। तो ये जो एक बचाव का उपाय है ये बहुत सक्षम है, और बड़ा लो कॉस्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और आपको प्रदूषण से भी ये बचाता है अवश्य। ठीक है, रोशन हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं। रोशन, बिलासपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के जो अन्य जिले हैं, अन्य शहर हैं, उनकी फिलहाल कोविड को लेकर क्या स्थिति है? वहां किस तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की कोविड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से एक मरीज सामने आया है, क्योंकि इससे लेकर अलर्ट इसलिए भी क्योंकि जो जांच है वो बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक, कुछ तकनीकी खामी जी, कुछ तकनीकी खामी है जिसके चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता रोशन वैद्य से। लेकिन कोरोना का जो असर है वो लगातार फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। एमसी मिश्रा साहब, जो भी नया वेरिएंट आता है या जो भी नई बीमारी फिलहाल आ रही है कोविड को लेकर,
वो बाहर के देशों से आ रही है, भारत में डेवलप नहीं हो रही है वो। तो ऐसे में एक आप पूर्व डायरेक्टर रहे एम्स के, एक लंबा चौड़ा आपको स्वास्थ्य का अनुभव है, तो क्या सलाह आप देंगे सरकार को, भारत सरकार को? आखिरकार कौन से वो एहतियाती कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे जो बाहर के देशों से जो वेरिएंट आ रहा है वो भारत में एंट्री ना करे, भारत के लोगों को संक्रमित ना करे? नहीं, मैं तो क्या सलाह दूंगा भारत सरकार को, उनके यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर कड़ी नजर बना के रखे हुए हैं, मैं जानता हूं सभी को। और मैं समझता हूं जैसे आप बात कर रहे थे पीछे की, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जीनोमिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम अवश्य करते रहें। और इसके अलावा जो भारत बायोटेक है, जिन्होंने वैक्सीन बनाई और जो बहुत असरदार भी रही, इसी प्रकार से जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है, वो जो वैक्सीन बना रहे हैं, वो टीकों को उसी प्रकार से चेंज करते रहें प्रतिवर्ष, जी, वेरिएंट्स को देखते हुए। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और जाहिर तौर पर ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आएगी। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी दुर्गेश थे। दुर्गेश, आपका शुक्रिया।